नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श शुक्ला। पश्चिम बंगाल चुनावों में सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना बीजेपी का मकसद है। लेकिन ममता राज को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है, ये भी बीजेपी वाले जानते हैं। देश के कई राज्यों में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही, चाहे वो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो या बिहार में जीविका दीदी। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने एक महिला मुख्यमंत्री है, लिहाजा अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक पार्टी चलने जा रही है जिसकी काट शायद ममता दीदी के पास भी ना हो। भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था, पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसी चालू सत्र में इस अहम संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत 50% वृद्धि के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी। इन 816 में से एक तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सबसे खास बात है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से इसी नए बिल और नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो इस मामले में अब और देरी नहीं करना चाहती। हाल ही में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, जिसे CCPA कहते हैं, उसकी बैठक में पीएम मोदी ने 2029 तक महिला आरक्षण को हर हाल में लागू करने के अपने विजन पर जोर दिया था। इसी रणनीति के तहत सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही इस संशोधित कानून को संसद के पटल पर रखने जा रही है। जहां तक विपक्ष के स्टैंड की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को इस प्रस्तावित रोड मैप की जानकारी दी है। विपक्ष सैद्धांतिक तौर पर महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे और परिसीमन को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए बातचीत का दौर जारी है। परिसीमन की इस विशाल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए परिसीमन अधिनियम सहित मौजूदा कानूनों में अहम बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यह तय करने के लिए कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। हालांकि सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्यों में इस नए ढांचे के तहत कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। अगर ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानूनी रूप अख्तियार करता है तो यह दशकों में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव होगा, जो 2029 में देश को 273 महिला सांसद देगा। सबसे खास बात है कि पक्ष हो या विपक्ष, इस बिल का विरोध करने का जोखिम कोई मोल लेना नहीं चाहेगा। अलग अलग पार्टी की महिला सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर क्या कुछ कहा है, इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपके हिसाब से मोदी सरकार का ये फैसला कैसा है और क्या इसका बंगाल चुनावों में भी कुछ असर पड़ेगा। फिलहाल आप देखिए कि महिला आरक्षण कानून पर जो बिल संसद में मोदी सरकार ला सकती है इसी मौजूदा सत्र पर, और जिसके बाद संसद की सीटें 543 से लोकसभा की सीटें 816 हो जाएंगी। इस पर तमाम दलों की महिला सांसदों ने क्या कहा है, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए जी, बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था। तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। देखिए, महिला आरक्षण बिल तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है महिलाओं के लिए कि आप जान रहे हैं कि आधी आबादी जब कैद रहेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए महिला आरक्षण के पक्ष में कभी हमने पर्चे गिराए थे। पूर्व सांसद थी दर्शक दीर्घा से, और 48 घंटे का मेरा अरेस्टिंग हुआ था यही पार्लियामेंट में। और आनंद मोहन जी जब सांसद थे तो महिला आरक्षण के पक्ष में वो आवाज़ उठाए थे और मार्शल आउट हुए थे। तो इस तरह से हुआ है। देखो, अब हमारे देश की महिलाओं ने हमेशा से राजपाट किया है। अगर आप इतिहास में भी जाते हैं तो राजा के साथ रानी बैठे रहती थी और देश आगे बढ़ता था। आज आधी आबादी के साथ पहले तो जिस तरह से पहले अन्याय होता था, आज हमारी सरकार ने, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये बात को समझे कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है।
हम आधी आबादी को चूल्हे चौके से निकाल करके देश की मुख्य धारा से लाएं, तभी आगे बढ़ेगा। आज देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ने महिलाओं को कितना बिहार में आगे बढ़ाए। 50% निकाय चुनाव में भी आरक्षण दिए, 50% है। सबसे ज़्यादा पुलिस है, महिला पुलिस बिहार में है। बेटी को साइकिल योजना हो, स्कॉलरशिप योजना हो, शादी ब्याह, तमाम जिम्मेवारी सरकार ने ली है और काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी 33% जो आरक्षण लागू हुआ, इसके लिए आप लोग देखे थे किस तरह से पर्चे फाड़े गए थे। ये महिलाओं का अपमान हुआ था यूपीए सरकार के समय में, जिस तरह से पर्चे फाड़े गए थे, महिला आरक्षण का कॉपी को फाड़ा गया था, स्पीकर के मुंह पर उछाला गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज हम इस चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझे और 33% आरक्षण देके आज महिलाओं को ला रहे हैं। तो दया, ममता, करुणा सब आ रही है और देश आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा। पिछले 11 साल में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, लगातार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर उनकी विशेष चिंता रही है। और महिला आरक्षण बिल में 33% स्थान विधानसभा और लोकसभा में देने से पहले उन्होंने 11 साल से मुहिम शुरू करी कि देश की आधी आबादी को कैसे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। अब जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहनों के लिए बहुत एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय। और ये देश के 2047 के भविष्य को किस तरह से बदलने के लिए महिलाएं अपना योगदान देंगी, उसका बहुत बड़ा आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा। लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। देखिए भाई साहब, जब नया ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से मैं ही थी महिला रिजर्वेशन पे बोलने के लिए। तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा? अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, 2034 में लाने का था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं 29 में ही लाएंगे। 34 में नहीं था। आप जब महिला बिल लेकर आए थे आपने ही कहा था परिसीमन होगा, रिजर्वेशन होगी और 29 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी, 33% आरक्षण मिलेगा। तो अब ये सिर्फ भूमिका बांधेंगे कि लेकर आएंगे? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि आप लेकर आइए। अब पूरा अपोजिशन तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये इधर उधर की बातें ना करें, हमें रिजर्वेशन दें। मैं बहुत खुश हूं और मैं स्वागत करती हूं इस बिल का। आज संसद में 14%, 17% महिलाएं हैं। अगर इतनी कम महिलाएं संसद में होंगी तो आप खुद ही सोचिए कि कैसे महिलाओं की आवाज संसद में गूंजेगी। मैं पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठती हूं, सारी प्रोसीडिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूं और ये महसूस करती हूं कि महिलाओं की आवाज उतनी नहीं उठाई जाती है संसद में। जब ये 33% रिजर्वेशन होगा तब जाके महिलाओं की आवाज यहां अच्छे से उठाई जाएगी और मैं इसका पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। इनफैक्ट आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया जब ये 50% हो। इस देश की संसद में 50% महिलाएं होनी चाहिए। मैम, आज जो आपने मुद्दा उठाया 2 साल से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लगा हुआ है। 6 साल से झारखंड विमेन कमीशन के ऊपर ताला लगा हुआ है। 6 साल से मध्य प्रदेश की जो विमेन कमीशन है वहां पे चेयरपर्सन ही अपॉइंटेड नहीं है। तो सोचिए कि जब महिला आयोग के ऊपर ताले लगे हुए होंगे तो पीड़िताएं कहां जाएंगी। हमने दिल्ली महिला आयोग में 8 साल में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी है। 40 लाख कॉल्स अपनी 181 विमेन हेल्पलाइन पे अटेंड की हैं। हजारों लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से बचाया है। रात में 2 बजे भी अगर कॉल आती थी तो हमारी टीम वहां पहुंचती थी।
एक इतनी सशक्त बॉडी हमने क्रिएट करी, लेकिन 2024 में जब मैंने रिजाइन करा दिल्ली महिला आयोग से, तो सिर्फ मेरे से पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए तब की दिल्ली सरकार ने पूरा का पूरा दिल्ली महिला आयोग इतनी मेहनत कुछ महीनों में ठप कर दी। उन्होंने फंड्स रोक दिए, स्टाफ हटा दिया, और आज 2 साल हो गए और अभी भी ना तो विमेन कमीशन को चेयरपर्सन है, ना ही दिल्ली विमेन कमीशन के पास कोई स्टाफ, ना ही कोई रिसोर्सेज, और यहां तक कि कोई मेंबर तक नहीं है, तो ताला लग गया है महिला आयोग पे। आज मैंने ये मुद्दा 0R में उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर कॉग्निजेंस ली है कि विमेन कमीशंस को देश भर के ऑटोनॉमी दीजिए, उनको रिसोर्सेज दीजिए, उनको स्ट्रेंथन कीजिए और दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को दोबारा से शुरू कीजिए।